इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और वक्त है 9 बड़ी खबरों का। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली में आज से क्या क्या खुल गया है और क्या शर्तें लागू हैं। अयोध्या से राम मंदिर पर आ रही है एक बड़ी खबर और G7 की बैठक में लगातार दूसरे दिन कैसे छा गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार में हो रही सियासी हलचल है। एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी में फूट पड़ गई है और एलजेपी के 5 सांसद पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान से नाराज हैं और उन्होंने चिराग पासवान के नेतृत्व से अलग होने का फैसला किया है। चिराग पासवान को छोड़कर बाकी 5 सांसदों ने रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को लोकसभा का नेता बनाने का फैसला किया है और इस बारे में 5 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भी लिखी है। सूत्रों के मुताबिक इन 5 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मांग की है कि पशुपति पारस को लोकसभा में उनका नेता बनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी के 5 बागी सांसद जेडीयू के संपर्क में हैं और जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। एलजेपी के सांसदों की चिराग पासवान से नाराजगी काफी वक्त से चल रही थी और अटकलें लग रही थी कि एलजेपी में टूट हो सकती है, लेकिन अब बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भेज दी है तो एलजेपी में टूट तय लग रही है। बागी सांसदों में चिराग पासवान के चाचा और रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस भी हैं। चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज, नवादा से सांसद चंदन सिंह, वैशाली से सांसद वीणा देवी और खगड़िया से सांसद महबूब अली कैसर शामिल हैं। इन सांसदों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था और यह फैसला एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान का था। विधानसभा चुनाव में एलजेपी की करारी हार हुई और उससे सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल की। बाद में वो इकलौता विधायक भी जेडीयू में शामिल हो गया और अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से एलजेपी के कई वरिष्ठ नेता सहमत नहीं थे। बात करेंगे संवाददाता नीतीश चंद्र से। नीतीश, क्या ये फूट की वजह सिर्फ और सिर्फ 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो है या कुछ और बातें भी हैं अंदर? देखिए, विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। चूंकि एनडीए से अलग होने का जो फैसला लिया था चिराग पासवान ने, उससे पार्टी के जो तमाम नेता थे वो नाराज थे और खासतौर से पशुपति कुमार पारस जो कि रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं वो नाराज थे और उसके बाद उनको पार्टी में अलग करने की कोशिश भी हुई। प्रदेश अध्यक्ष थे, बिहार में सब कुछ वही देखते थे, लेकिन उनको सिर्फ दलित मोर्चा का अध्यक्ष बनाकर रखा गया था, तो नाराजगी भी थी। और जिस तरह से चिराग पासवान ने फैसला लिया था और उनके एक राजनीतिक सलाहकार जिस तरह से पार्टी को पूरी तरह से चला रहे थे, तो उनके खिलाफ काफी नाराजगी थी पार्टी में। और इससे पहले भी इस तरह की खबरें आई थी, लेकिन उस समय पशुपति पारस ने इसका खंडन कर दिया था। लेकिन अब जबकि कैबिनेट का विस्तार केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने वाला है, उसके पहले एलजेपी को लेकर बीजेपी और जेडीयू में थोड़ी तकरार दिख रही थी। तो इसी समय ये फैसला लिया जेडीयू ने कि जो ये ऑपरेशन वो पहले से करना चाहते थे, अब उसको अंजाम दिया जाए। और यही कारण है कि उन्होंने जो 5 सांसद पशुपति कुमार पारस के संपर्क में थे उनको इसके लिए तैयार किया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उन्होंने पशुपति पारस से मुलाकात की थी और उसके बाद कल इन लोगों की एक बैठक दिल्ली में हुई। फिर स्पीकर को इस संबंध में एक पत्र भी दिया गया है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि उनकी पार्टी के संसदीय दल के नेता जो हैं अब पशुपति कुमार पारस होंगे। तो एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं चिराग पासवान के लिए है और देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में आगे चिराग क्या कुछ करते हैं, संगठन को लेकर क्या कुछ होता है, तो इन सारी बातों पर नजर रहेगी। अच्छा नीतीश, कोई भी ऐसा नेता है जो कोशिश कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, यानी कि एलजेपी से हो या फिर बीजेपी से हो, जो कि इन दोनों गुटों के बीच सुलह करवाए, ऐसी कोई खबर? देखिए, इसकी संभावना बहुत ज्यादा अब नहीं लगती है, क्योंकि जिस तरह से चिराग को लेकर नाराजगी थी और पशुपति कुमार पारस जो कि रामविलास पासवान के भाई हैं, उनकी तरफ से जो बातें आ रही थी। और एक बात और कि नीतीश कुमार से पशुपति कुमार पारस का संबंध बहुत ही अच्छा रहा है। नीतीश कुमार ने उनको उस मंत्री तब बनाया था जब वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे और उसके बाद उनको विधान परिषद में उन्होंने भेजा था। तो पारस का संपर्क नीतीश कुमार से भी अच्छा रहा है और चिराग जिस तरह से फैसले अकेले ले रहे थे और खासतौर से विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया, सिर्फ एक विधायक उनके जीते और इसके साथ
जिस तरह से जेडीयू की नाराजगी थी, जेडीयू को निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान पहुंचाया था एलजेपी के इस फैसले ने, तो जेडीयू भी लगातार एक तरह से कहें कि राजनीतिक बदला लेने की कोशिश में थी। और जेडीयू ने एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है एलजेपी पर, और साथ ही साथ नीतीश जैसा बता रहे हैं कि कोई भी सुलह का रास्ता साफ नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चिराग पासवान मुश्किल में है, लेकिन दिल्ली वालों को आज से राहत मिलने वाली है। आज से दिल्ली में लॉकडाउन का प्रभाव काफी हद तक खत्म हो रहा है और दिल्ली में अनलॉक का तीसरा चरण भी शुरू हो जा रहा है। बाजार और मॉल आज से रोज खुल सकेंगे। 31 मई के बाद हर हफ्ते लॉकडाउन में ढील दी गई है और अब कोरोना के केस में काफी कमी आने के वजह से आज से दिल्ली में अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली में 19 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। आज से दिल्ली के बाजारों में ऑड इवन का सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब सभी दुकानें रोज खुलेंगी। बाजार, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 से लेकर शाम को 8 बजे तक खुली रहेंगी। प्राइवेट ऑफिसेज में 50% क्षमता के साथ ही लोग जा पाएंगे। 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ये खुलेंगे। सरकारी दफ्तरों में पिछले हफ्ते वाली व्यवस्था ही लागू रहेगी और रेस्टोरेंट में 50% लोग अब बैठ के खा सकते हैं। आज से राजधानी के साप्ताहिक बाजार भी खुल रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक दिन में एक जोन में ही साप्ताहिक बाजार खुल सकेंगी। और आज से धर्मस्थलों के कपाट भी खुल गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को आने जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा कोर्ट या फिर घरों में शादियों में भी लोग ज्यादा नहीं जा पाएंगे, जिसमें सिर्फ 20 लोग ही हिस्सा ले पाएंगे। अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो सकेंगे। ऑटो, कैब, ई रिक्शा में भी सिर्फ 2 लोगों को ही बैठने की इजाजत होगी और दिल्ली मेट्रो पहले की तरह 50% क्षमता के साथ चलेगी। अनलॉक 3 लागू होने के बावजूद कई चीजें अब भी बंद रहेंगी। दिल्ली के सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। इसके अलावा स्विमिंग पूल, जिम, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पार्क, सिनेमा, थिएटर हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, ये सभी चीजें बंद रहेंगी। और बात करेंगे संवाददाता जतिन शर्मा से। जतिन, किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है आज, क्योंकि अनलॉक 3 की शुरुआत हो रही है? आज बिल्कुल अमित, अनलॉक 3 की शुरुआत आज है और उसका असर दिल्ली की सड़कों पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आईटीओ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अनलॉक 3 के चलते सभी बाज़ारों को खोल दिया गया है। पिछले हफ्ते ऑड इवन चल रहा था मार्केट्स के अंदर, लेकिन अब उसको ख़त्म किया गया है। और तस्वीर आप ये देखेंगे कि लोग अपनी दफ्तर, अपनी दुकान जाने के लिए सड़कों पर निकले हैं और ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियों को प्रेफर कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं और यही तस्वीर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है, जहाँ पर जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मार्केट्स आज से पूरे तरीके से खुलेगी। सुबह 10 बजे से 8 बजे तक का समय उसमें तय किया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि एक हफ्ते ये देखा जाएगा कि कहीं मार्केट कोरोना का स्प्रेड ना फैला रही हो, कोई ऐसी तस्वीरें सामने ना आए, क्योंकि दोबारा से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। साथ ही जो मॉल्स हैं वो भी आज से पूरे तरीके से खुलेंगे। मॉल्स भी हालांकि पिछले हफ्ते ऑड इवन के हिसाब से खुल रहे थे, आज मॉल्स भी पूरे तरीके से खुलेंगे, लेकिन जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगा कर जाना। और मार्केट्स के अंदर दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करा पाएंगे, जिसको लेकर तमाम मार्केट एसोसिएशन के लोगों से भी बातचीत की गई। वो भी ये कह रहे हैं कि वो पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि पिछले 2.5 महीने आर्थिक मंदी के दौर से मार्केट गुजरी है और उसको किस तरीके से कवर किया जाएगा, वो नहीं चाहते कि मार्केट में किसी तरीके का प्रतिबंध लगे। इसको देखते हुए तमाम जो नॉर्म्स है वो फॉलो किए जाएंगे। साथ ही रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें तो 50% कैपेसिटी के साथ डाइनिंग आज से शुरू हो रहा है। तो रेस्टोरेंट मालिकों की भी सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि वो पूरी व्यवस्था करें, ताकि अगर लोग उनके रेस्टोरेंट में पहुंच रहे हैं तो प्रॉपर जो कोविड नॉर्म्स है उसको फॉलो किया जा सके। आपको बता दें कि स्विमिंग पूल, स्पा, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, स्कूल, कॉलेज, ये अभी भी बंद रखे गए हैं। किसी भी तरीके की गैदरिंग को अलाउ नहीं किया गया है। बैंक्वेट हॉल भी बंद रखे गए हैं। शादी अगर कोई कर रहा है तो उसको कोर्ट मैरिज या घर में सिर्फ 20 लोगों की जो लोगों की इजाज़त है वही दी जा रही है। तो अनलॉक 3 की शुरुआत आज से बिल्कुल हुई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मार्केट्स को लेकर दिल्ली सरकार के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, कि किस तरीके से वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करा पाएंगे, जिसको लेकर सिविल डिफेंस के कर्मियों को भी मार्केट्स के अंदर तैनात करने की बात मार्केट एसोसिएशन के लोग दिल्ली सरकार से करते नजर आ रहे हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना का स्प्रेड मार्केट ना फैला। कुछ लोगों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप बाजार जाते हैं तो खुद भी मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करें। दिल्ली से राहत की खबर है तो अयोध्या से एक विवाद की खबर आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर के पास की जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप पर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने सफाई दी है। चंपत राय ने आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया। चंपत राय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जमीन खरीद में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने आरोप लगाया था कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है।
आरोपों के मुताबिक 2 करोड़ में जमीन बेनामा कराई गई और 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ। यह जमीन सदर तहसील क्षेत्र के भाग बिजेसी में स्थित है और जमीन का क्षेत्रफल 12,080 वर्ग मीटर है। बेनामा और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट दोनों 18 मार्च 2021 को हुआ था। इस सौदे में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह बने हैं और RCTS के जरिए 17 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने 18 मार्च 2021 को 7:15 पर एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है 18.5 करोड़ का। 18.5 करोड़ में 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने एक जमीन का एग्रीमेंट कराया और 7:05 पर जिस जमीन का ट्रस्ट ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है उसी जमीन का बैनामा 7:05 पे हुआ था 2 करोड़ रुपए में। जब बैनामा कराया गया, कोई भी जमीन बैनामा कराइए या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराइए, उसमें गवाह लगते हैं। जब जमीन का बैनामा हुआ 7:05 पर तो उसमें गवाह थे ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रुचि कुमार। रुचि, आरोप तो बहुत गंभीर है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या निकलकर सामने आई? देखिए, इस तरह का आरोप अब लगाया है। अब ट्रस्ट भले ये कह रहा हो कि इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, मार्केट रेट से ये जमीन खरीदी गई है और अयोध्या में जमीन बहुत महंगी हो गई है, इसकी वजह से इसकी कीमत ज्यादा है। लेकिन फिलहाल ट्रस्ट की तरफ से इसका जवाब नहीं मिला है कि जो जमीन 10 मिनट पहले 2 करोड़ की खरीदी गई थी, वो 18.5 करोड़ की 10 मिनट बाद कैसे उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा दिया। तो इसका जवाब फिलहाल ट्रस्ट को देना है। और ऑपोजिशन जिस तरह के आरोप लगा रहा है, वो कह रहा है मामले की CBI जांच हो, हाई लेवल इंक्वायरी हो, तो ट्रस्ट को ये जवाब देना होगा कि ठीक है, अयोध्या में जमीन महंगी हो गई, ट्रस्ट मार्केट रेट से जमीन खरीद रहा है, लेकिन जो जमीन, जैसा कि विपक्ष ने आरोप लगाया है, 10 मिनट पहले 2 करोड़ की थी, वो 18.5 करोड़ की ट्रस्ट से कैसे खरीदी, इसकी सफाई फिलहाल नहीं मिली है। हुसैन जी, फिलहाल इंतजार करना होगा कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ और आगे निकल के आता है, क्योंकि एक पक्ष तो इस पर गंभीर आरोप लगा चुका है। एक तरफ मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी ओर मंदिर निर्माण के कार्य में तेजी को लाकर लगातार बैठक की जा रही है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र कल से ही अयोध्या में मौजूद हैं और कल की बैठक के बाद आज भी अयोध्या में बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। आज सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक राम जन्मभूमि परिसर में दूसरे दिन बैठक होगी और आज ही शाम को 3 बजे से शाम 5 बजे तक सर्किट हाउस में बैठक की जाएगी। इस बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारी सदस्य शामिल रहेंगे। इसके अलावा NLT और टाटा कंसल्टेंसी, जो कि कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, उनके एक्सपर्ट भी इसमें शामिल होंगे। बात करते हैं रुचि कुमार से एक बार फिर से। रुचि, अब तक जो निरीक्षण हुआ है उसमें संतुष्ट है जिस तरह से काम आगे बढ़ रहा है? देखिए, जो मीटिंग है ये 2 पहलुओं को लेकर है। एक तो ये कि राम मंदिर, जो राम जन्मभूमि परिसर है, उसमें किस तरह से मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। इस समय उनका कहना है कि वहां पर मलबा था काफी नीचे तक, करीब 1,20,000 क्यूबिक मीटर गड्ढा खोदा गया है और उसको भरा जा रहा है। तो उसको भरने के लिए लेयर्स डाली जा रही हैं, करीब 40 से 45 लेयर्स डाली जाएंगी। अभी 6 लेयर्स डाली जा चुकी है, तो अक्टूबर तक ये काम शुरू होगा, काम पूरा हो पाएगा। तो एक तो वो पहलू है कि मंदिर निर्माण किस तरह से हो रहा है, उसका पत्थर जो उसमें लगेगा, अलग अलग जगह से पत्थर आएगा, वो कहाँ से आएगा। राजस्थान से पत्थर आना था, उसका रास्ता साफ हो गया है, ये मीटिंग में बताया गया। दूसरा, जो जनसंपर्क अभियान चलाया गया था राम मंदिर के लिए, उसकी पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट दी गई है। उसमें ये कहा गया है कि करीब 5 लाख से ज्यादा गांव, शहरों में, कॉलोनी से संपर्क किया गया और यहाँ पे 11 करोड़ लोगों से संपर्क किया और अब तक जब 31 मार्च तक 3,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मंदिर के लिए जमा हो चुका है। बहुत सारे लोग, इसमें बड़ी तादाद में ऐसे हैं जिन्होंने 10 रुपया चंदा दिया है, 100 रुपया चंदा दिया है। तो पूरे चंदे का ब्यौरा मीटिंग में पेश किया गया है। फिलहाल देखा जा रहा है कि मंदिर
निर्माण जो 2024 तक पूरा करना चाहते हैं वो कैसे पूरा किया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुचि। और आज की एक बड़ी खबर, वन अर्थ वन हेल्थ के बाद G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी का एक और भाषण दुनिया में मशहूर हो गया है। G7 समिट के आखिरी दिन अपनी स्पीच में पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को पेटेंट फ्री कराने की मांग की है, यानी कि वैक्सीन के उत्पादन पर इसे बनाने वाली कंपनी का अधिकार खत्म करने की मांग की गई है। और पीएम मोदी ने कहा है कि G7 देश अगर इस दिशा में पहल करते हैं तो पूरी दुनिया में कोरोना से जंग में बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन से लगी पाबंदियां हटाने की भी मांग की है। पीएम मोदी की इस मांग का ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने समर्थन दिया। अब मोदी ने जो कहा उसका मतलब समझिए। पेटेंट की वजह से वैक्सीन सिर्फ वही कंपनियां बनाती हैं जिन्हें इसका अधिकार मिला है या फिर जिन्होंने रिसर्च किया है, लेकिन पेटेंट हटने पर यह होगा कि वैक्सीन का फॉर्मूला दूसरे कंपनियों से शेयर किया जा सकेगा और इससे वैक्सीन का उत्पादन ज्यादा होगा। पीएम मोदी ने WTO से ट्रिप्स और अस्थायी रूप से रोक लगाने वाली जो मांगे की गई थी उसे भी हटाने के लिए कहा है, ताकि हेल्थ इमरजेंसी प्रोडक्ट्स पर कंपनियों का एकाधिकार कम हो और ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान में मददगार साबित हो। अब इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू का 12 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है और नए प्रधानमंत्री बने नफ्ताली बेनेट। नए पीएम नफ्ताली ने 8 पार्टियों की गठबंधन वाली सरकार की कमान संभाली है और खास बात यह है कि गठबंधन में पहली बार कोई अरब मुस्लिम पार्टी भी शामिल है। रविवार देर रात सरकार के पक्ष में 60 जबकि विरोध में 59 सांसदों ने वोट किया है और सीधे तौर पर कहें तो गठबंधन सरकार और विपक्ष के बीच सिर्फ एक सीट का फासला है और यही वजह है कि नफ्ताली के कार्यकाल को लेकर लोग बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है। दूसरी ओर नेतन्याहू की ताकत भी अभी खत्म नहीं हुई है, ये आपको बताएंगे। उसके लिए पहले आप इजरायल के नए पीएम नफ्ताली बेनेट कौन है ये जान लीजिए। 49 साल के बेनेट कभी नेतन्याहू के करीबी थे। 2006-2008 के बीच चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं। 2013 में कट्टरपंथी होम पार्टी से पहली बार चुनाव जीते और 2019 तक हर गठबंधन सरकार में मंत्री रहे हैं। और नेता के अलावा एक अमीर कारोबारी भी हैं, वो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बसाने के वकालती हैं और फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र मानने से इनकार करते हैं। कट्टरपंथियों को फांसी देने के पक्षधर और नेशनल पार्टी से आते हैं। इजरायल में 2 साल में 4 चुनाव हुए हैं और नफ्ताली बेनेट भी सिर्फ 1 वोट से ही जीते हैं। यानी नेतन्याहू के लिए सत्ता के दरवाजे अब भी खुले हुए हैं क्योंकि नई सरकार मेजॉरिटी के लिहाज से बहुत ही बाउंड्री लाइन पर खड़ी हुई है। अगर किसी भी मुद्दे पर गठबंधन में मतभेद हुआ तो नया चुनाव के ही रास्ता बचेगा या संभव है कि नेतन्याहू जुगाड़ करके फिर से सत्ता में वापसी कर जाएं। असल में इजरायल में कई सालों से स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बन पाई है। इजरायली संसद में कुल 120 सीटें हैं और बहुमत के लिए 61 सांसद चाहिए, लेकिन इजरायल में मल्टी पार्टी सिस्टम है और छोटी छोटी पार्टियां भी कुछ सीटें जीत जाती हैं। इसी वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है आसानी से। बेंजामिन नेतन्याहू भी गठबंधन सरकार के ही मुखिया रहे थे और अब नफ्ताली भी गठबंधन की सरकार चलाएंगे। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।